चैप्टर 4 में हम असेसमेंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 में हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था कि किन किन पॉइंट्स पर आप ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसके असेसमेंट कर रहे होते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले जो कैटेगरीज ऑफ असेसमेंट है। हमने असेसमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इनिशियल असेसमेंट आती है। अब इनिशियल असेसमेंट वो होती है जब पेशेंट आपके पास आया है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं पता कि उसको पहले से क्या मसला था। वो आएगा, जो आप पूरी हिस्ट्री टेकिंग करोगे और उसका डायग्नोसिस बनाओगे, फिर उसका पूरा ट्रीटमेंट बनाओगे, उसको कहते हैं हम इनिशियल असेसमेंट। दूसरी हमारे पास आती है एनालिटिकल असेसमेंट। अब एनालिटिकल असेसमेंट ना पूरी प्रोलॉन्ग असेसमेंट होती है और इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आपने ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसको अप्लाई करना होता है। आपने उसकी इनिशियल असेसमेंट की, पेशेंट का आपको पता चल गया कि अच्छा ये डायग्नोसिस है, फिर आपने उसका पूरा ट्रीटमेंट प्लान बनाया। अब जो ट्रीटमेंट प्लान आप अप्लाई करोगे ना, उसके दौरान जो जो उसकी दोबारा से असेसमेंट करोगे, उसको हम कहेंगे एनालिटिकल असेसमेंट। क्यों एनालिटिकल असेसमेंट कह रहे हैं? क्योंकि उससे आपको पूरा एनालिसिस मिल रहा है कि जो मैं टेक्निक अप्लाई कर रहा हूँ उससे पेशेंट की बीमारी बेहतर हो रही है या ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो इसके हमारे पास क्या पॉइंट्स होते हैं? सबसे पहले आपने बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट उसको असेस करना है, बिफोर ट्रीटमेंट। सेकंड, आपने उसको ड्यूरिंग टेक्निक जब आप अप्लाई कर रहे हो उसकी, तब भी आपने उसको असेस करना है कि उसकी पेन जो है वो ठीक हो रही है या ख़राब हो रही है। फिर आपने टेक्निक अप्लाई कर दी, उसके बाद दोबारा आप उसको असेस करोगे कि आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक उसका पेन रिस्पॉन्स कैसे है, उसके सिम्टम्स ज़्यादा तो नहीं हो गए, कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह आपने हर टेक्निक से पहले और टेक्निक के बाद और इवन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक उसकी दोबारा से असेसमेंट करते रहना है, ठीक है। फिर इस तरह एक पूरा उसका ट्रीटमेंट सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फुल ट्रीटमेंट सेशन, ठीक है, दोबारा से उसकी असेसमेंट कर लोगे कि उसका पेन रिस्पॉन्स कैसा है और सारी चीज़ें चेक कर लोगे, ठीक है। फिर अब एक ट्रीटमेंट सेशन उसका ख़त्म हो गया जिसमें उसकी आपने 2-3 टेक्निक्स अप्लाई करनी थी। उसके बाद 24 आवर्स के बाद दोबारा से उसकी असेसमेंट की जाती है कि अब हम देखें कि इनिशियली तो चलो उसे आराम आ गया, कि 24 आवर्स तक भी उसको आराम रहा है, दोबारा से तो नहीं उसके रीअपीयरेंस तो नहीं हो रही उसके सिम्टम्स की। उसके बाद हमने रेट्रोस्पेक्टिवली उसकी असेसमेंट करनी है। रेट्रोस्पेक्टिवली को हम आगे चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी नाम काफ़ी है। उसके बाद ये एक सेशन उसका ख़त्म हो गया। फिर हर 3rd या 4th सेशन के बाद हम दोबारा से उसकी असेसमेंट किया करेंगे ताकि पता चलता रहे कि यस वो उसकी कंडीशन बेहतरी की तरफ जा रही है। उसके बाद अगर पेशेंट ने कोई ब्रेक लिया है ट्रीटमेंट से तो उसके बाद भी दोबारा असेसमेंट की जाएगी। एट द एंड लास्ट पॉइंट में जब पूरा उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट के अंदर बहुत से सेशंस होते हैं ना, कि हर हफ्ते में आपका एक सेशन होगा। लेट्स सपोज उसका पूरा जो ट्रीटमेंट था वो 4 वीक्स का बना था। हर हफ्ते वो आता था और उसमें उसका एक सेशन लिया जाता था। हर सेशन के दौरान और पहले और उसके हर टेक्निक के बाद में उसकी असेसमेंट करती थी। 24 आवर्स के बाद उसकी दोबारा असेसमेंट की जाती थी। फिर जब उसके 3-4 सेशन हो गए उसकी फिर से असेसमेंट की गई। अगर उसने बीच में कहीं ब्रेक ले लिया तो फिर असेसमेंट की गई। अब उसका पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है तो एट द कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट भी उसकी असेसमेंट होगी ताकि हम पूरे पेशेंट को सेटिस्फाई करके भेज सकें कि येस यू आर गुड नाउ, अब आपको दोबारा से सिम्टम्स रिप्रोड्यूस नहीं होंगे। तो इस सब चीज़ को हम एनालिटिकल असेसमेंट कहते हैं। इनिशियल असेसमेंट में हमने हिस्ट्री टेकिंग करनी होती है और इसमें हम उसके क्वेश्चंस करते हैं अबाउट द प्रेजेंट कंडीशन, अबाउट पास्ट कंडीशन। फिर हम उसके स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं, ऑब्जर्वेशन, पैल्पेशन, सब वो सब चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन इस सब का मकसद क्या था? कि हम अपने एक प्रॉपर डायग्नोसिस की तरफ पहुंच सकें। अब इसको इस तरह से समझो कि पेशेंट आपको ना थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब उस पूरी इन्फॉर्मेशन को आपने रीअरेंज करना है एक जिक्सॉ पजल की तरह और उसकी एक प्रॉपर पिक्चर बनानी है, यानी कि उसके सारे फीचर्स को उसके डायग्नोसिस में फ़िट करना है। ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास एक पेशेंट था, आप उसकी इनिशियल असेसमेंट करते हो और आपको ये फाइंडिंग्स मिलती हैं, लाइक रिस्ट्रिक्शन मिल रही है इन ग्रूमिंग एक्टिविटीज़, पेन एट द डेल्टॉइड रीजन, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको अभी कलेक्ट हो रही है आपके पास। लॉस ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन मोर देन 50 है पेशेंट की। पेन कब से? उसे 4 मंथ्स से है। डायबिटीज़ पॉजिटिव है पेशेंट की। एबडक्शन है उसकी लेस देन 90। अब ये आपके पास एक पज़ल आ गई है। अब आपने इस पज़ल के पीसेस को सॉल्व करना है और प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना है, ठीक है। लेट्स सपोज फिर मैं इसको रीअरेंज करूँगी कि अच्छा उसको पेन यहाँ पर है सिंस 4 मंथ्स है, डायबिटीज़ भी है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ग्रूमिंग एक्टिविटीज़ है, लॉस ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन, और मैंने और भी कुछ स्पेशल टेस्ट वगैरह परफॉर्म करवाए। एट द एंड मेरा कंक्लूजन जो डायग्नोसिस था वो फ्रोज़न शोल्डर का बन गया। अब
अब देखो ये सब फीचर जो हैं वो मेरे डायग्नोसिस पे बिल्कुल फिट है, यानी कि मैंने बहुत अच्छी जॉब कर दी, गुड जॉब। बट अगर इसमें से एक भी फीचर चेंज था और लेट सपोज कि मेरे पास एक्सटर्नल रोटेशन, अभी पेशेंट की क्या लॉस ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन है, ठीक है, बट लेट सपोज पेशेंट की एक्सटर्नल रोटेशन बिल्कुल ठीक थी और मेरा डायग्नोसिस ये था, क्या अब ये फीचर्स इस पे फिट है? नो। हमें पता है कि जो फ्रोज़न शोल्डर होता है उसमें सबसे पहले जाती है एक्सटर्नल रोटेशन है, तो इसका मतलब मेरी पजल गलत सॉल्व हुई है, बैड जॉब हो गई है मेरी। मुझे जो है वो दोबारा से सारी असेसमेंट करनी पड़ेगी और दोबारा से अपनी पजल सॉल्व करके उसका सही डायग्नोसिस बनाना होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि मेकिंग फ़ीचर्स फिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है इनिशियल एग्जामिनेशन की, और ये SCQ के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ आ गया हो। अब ये जो मेकिंग फ़ीचर्स फिट वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसके हमारे पास दो प्रॉब्लम्स आते हैं। फर्स्ट इज़ इनिशियल डायग्नोसिस आपका गलत हो सकता है, इट इज़ ओके, ठीक है। ये आपको पता कैसे चलेगा कि जो आपने इनिशियल डायग्नोसिस पजल सॉल्व करके बना लिया था वो सही था या गलत था? वो आपको एनालिटिकल असेसमेंट के थ्रू फिर पता चल रहा होता है। क्यों? सपोज़ मेरे पास पेशेंट आता है, इनिशियल असेसमेंट स्टार्ट की जाती है, एग्जामिनेशन होती है, उसके सारे फीचर्स जो होते हैं वो फिट किए जाते हैं, एक डायग्नोसिस बनाया जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट सेशन पूरा प्रोटोकॉल बनता है उसका कि इतने सेशंस होंगे, ये टेक्निक्स अप्लाई की जाएंगी। ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, ट्रीटमेंट के दौरान मैंने उसकी एनालिटिकल असेसमेंट परफॉर्म की, तो मुझे पता चला कि इसकी तो रिकवरी बहुत जल्दी होगी है, हालांकि जो मेरा डायग्नोसिस बना था वो तो उसका रिस्पॉन्स टाइम तो प्रोलॉन्ग था। अच्छा, इसमें एक बात है कि हर डायग्नोसिस का ना एक अपना रिस्पॉन्स टाइम होता है कि लेट सपोज कि अगर फ्रोज़न शोल्डर का था तो मुझे पता है कि अच्छा उसे इतने वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए होगा तो फिर ही जाकर उसकी रेंज ऑफ मोशन वापस आएगी। अगर तो उसकी रेंज ऑफ मोशन बहुत जल्दी वापस आ गई ना, यानी कि रिस्पॉन्स बहुत क्विक हो गया, तो मुझे शक होगा कि मेरा डायग्नोसिस सही भी था या नहीं था। तो इसी तरह आप जब एनालिटिकल असेसमेंट करते हो तो आपको पता चलता है कि डायग्नोसिस गलत था, तो खैर है, घबराना नहीं है। वो फिर आप क्या करते हो, उसको चेंज कर लेते हो, फिर आप उसको उसको इस तरह से लिखते हैं कि रेट्रोस्पेक्ट में जाके, यानी कि पास्ट में आपने जो डायग्नोसिस बनाया था उसके फीचर्स जो थे वो फिट नहीं था, इसका रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा होना चाहिए था, बट अकॉर्डिंग टू और एनालिटिकल असेसमेंट उसमें ये चेंजेस देखने को मिली हैं, तो डायग्नोसिस वाज रॉन्ग और ये असल डायग्नोसिस था, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। फिर दूसरी बात आ जाती है कि कुछ फिजियोथेरेपिस्ट समझते हैं कि अगर एक मसले के साथ पेशेंट आए तो उसका एक ही डायग्नोसिस बन सकता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर किसी बंदे को अपर लिम्ब में पेन है, यानी कि बाजू में उसका पूरा पेन जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके शोल्डर में ही मसला हो सकता है उसकी सर्वाइकल स्पाइन भी इन्वॉल्व हो। तो इस केस में मोर देन वन डायग्नोसिस बन सकते हैं, यानी कि उसके शोल्डर का भी डायग्नोसिस बनेगा, उसकी सर्वाइकल स्पाइन का भी डायग्नोसिस बनेगा और इन बिटवीन अगर कोई स्ट्रक्चर का मसला है तो उसका भी डायग्नोसिस बनाया जाएगा और उसके फिर अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से दूसरी प्रॉब्लम भी आपके पास सॉल्व हो गई मोर देन वन डायग्नोसिस की। तो ये छोटी सी बात थी इनिशियल असेसमेंट में। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ों को।